हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। डेली करंट अफेयर्स एमसीक्यू डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। आपको पता ही है कि हम डेली द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी में, ख़ास तौर पर पीआईबी में जो आर्टिकल आते हैं और यूपीएससी के लिए या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, उन्हें हम स्टैटिक लिंक करके यहाँ पर डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो पर्पज़ क्या होता है कि पहले तो आपकी न्यूज़ को जानो, न्यूज़ से जुड़े सारे एस्पेक्ट को समझो, है ना। कोई फैक्ट है उससे रिगार्डिंग वह भी समझो, स्टैटिक से जुड़ा हुआ है तो वो कॉन्सेप्ट आप समझ लो, फिर यहाँ पर आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस करो। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है सी मार्ट को लेके है। सी मार्ट को लेके क्या आर्टिकल था और क्यों था ये मैं आपको बताऊंगा। पीआईबी में आर्टिकल आया हुआ था, तो सबसे पहले इसके बारे में यहाँ पे हम समझ लेते हैं। आपके सामने एक टॉपिक दिया हुआ है, एक इमेज दी हुई है जिसमें बात की जा रही है महिला उद्यमियों के लिए सी मार्केट। कई बार आप लोगों ने इस वर्ड के बारे में सुना होगा, लेकिन कभी भी हमने अच्छे से एनालिसिस इसको नहीं किया कि सी मार्केट होता क्या है। तो सी मार्केट होता क्या है, सी का मतलब तो पता है कि ये वुमेन के लिए यूज़ किया जाने वाला की टर्म्स है। अब सी मार्केट का पर्पज़ क्या है कि महिलाओं, आपकी स्क्रीन के सामने एक आर्टिकल दिख रहा है, जिस आर्टिकल में इमेज आपको दिख रही है, इस इमेज में बात की जा रही है महिलाओं के लिए शी मार्केट, सेल्फ हेल्प एंटरप्रेन्योर मार्केट। ठीक है, अब ये होता क्या है, कई बार न्यूज़ में आया, लेकिन हमने कभी भी इसे बेहतर तरीके से एनालिसिस नहीं किया। इस पर हम प्रैक्टिस क्वेश्चन देखेंगे ही, शी मार्ट इनिशिएटिव के बारे में समझेंगे, क्या की फीचर्स है यह भी यहाँ पे समझेंगे। तो मतलब कम टाइम में हम प्रयास करेंगे कि इसको बेहतर तरीके से समझा जा सके। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे ये जान लीजिए कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने इनिशिएट किया है नेशन वाइड, पूरे राष्ट्र के लिए एक रोड मैप। क्या रोड मैप बनाया जा रहा है, जिसमें वुमेन लेड रूरल मार्केटिंग इकोसिस्टम बनाया जाएगा। महिला आधारित ग्रामीण बाजार व्यवस्था बनाई जाएगी। कि मतलब क्या, महिलाओं के द्वारा जो सामान बनाए जाते हैं, प्रोडक्ट बनाए जाते हैं या कार्य किए जाते हैं, उनके आधार पर एक ग्रामीण इकोनॉमी या रूरल इकोनॉमी तैयार की जाएगी। ये पूरा पर्पज़ है किसका, शी मार्ट इनिशिएटिव का। अब शी मार्ट इनिशिएटिव मतलब क्या, सेल्फ हेल्प एंटरप्रेन्योर्स की स्वयं सहायता, मतलब कि अगर हम बात करें ना कि ऐसे एंटरप्रेन्योर जो खुद बन रहे हैं, ठीक है ना। तो एक तरह से अगर आप देखो तो गवर्नमेंट क्या कर रही है यहाँ पे, एम्पावर कर रही है, वुमेन एम्पावरमेंट पर पूरा फोकस यहाँ पे गवर्नमेंट का है, कम्युनिटी आउटलेट्स के माध्यम से। ठीक है, अब अगर हम बात कर लें इसके बारे में, सी के बारे में, कि सी स्टैंड फॉर सेल्फ हेल्प एंटरप्रेन्योर मार्केटिंग एवेन्यू फॉर रूरल ट्रांसफॉर्मेशन। यह एक गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है जिसका टारगेट क्या है, महिला एम्पावरमेंट करना, ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देना, कम्युनिटी ऑन रिटेल आउटलेट्स को बढ़ावा देना। ठीक है ना, तो ये पर्पज है किसका, शी मार्ट का। जैसे डी मार्ट आपने सुना होगा, तो डी मार्ट में क्या होता है, एक दुकान, एक बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल है जहाँ पर बहुत सारा सामान मिलता है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कम्युनिटी ओन ऐसे आउटलेट्स बनेंगे, ऐसे आउटलेट्स जो एसएचजी महिलाएं होती हैं ना, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में जुड़ी जो महिलाएं होती हैं, उनके द्वारा मैनेज किए जाएंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे पर्पज है किसका, सरकार का। अब इसमें की फीचर्स भी यहाँ पे दिए, कम्युनिटी ओन रिटेल आउटलेट्स, है ना। ये रिटेल स्पेस ओन एंड मैनेज बाई वुमेन लेड एसएचजी फेडरेशन, महिला आधारित जो समूह होंगे उनके द्वारा इनको क्या किया जाएगा, आउटलेट्स को ओन किया जाएगा, मैनेज किया जाएगा। फिर डीएमए की बात हो रही है, डायरेक्ट मार्केट एक्सेस, प्रोवाइड स्ट्रक्चर रिटेल प्लेटफॉर्म, महिलाओं को एक बेहतर प्लेटफॉर्म भी उपलब्ध कराया जाएगा, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट किया जाएगा, महिला आधारित जो स्वयं सहायता समूह हैं इनकी मदद की जाएगी, सोशल फाइनेंसिंग एम्पावरमेंट, परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाया जाएगा। तो इस तरह से की फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे इसके संबंध में, शी मार्ट के संबंध में। तो सरकार का पर्पज़ क्या है, अगर आप देखोगे कि जो वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप है उसको बढ़ावा देना यहाँ पे सरकार का पर्पज़ है। ठीक है, अब भारत सरकार ना सी मार्ट के अलावा और भी बहुत सारे इनिशिएटिव महिला उद्यमिता की दिशा में लिए, जैसे स्टैंड अप इंडिया के बारे में आपने सुना होगा, इसको लॉन्च किया गया था 2016 में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा। इसका पर्पज़ क्या था कि एससी एसटी और जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स है ना, इनकी मदद करना, इनको लोन देना, और 10 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक के लोन के प्रबंधन की बात थी इस स्टैंड अप स्कीम में, स्टैंड अप इंडिया स्कीम में। इसी तरह से अगर आप देखोगे तो मुद्रा योजना शुरुआत की गई थी महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए, हालांकि इसमें अन्य लोगों को भी लिए दिया जाता, पुरुषों को भी लोन दिया जाता था। महिला क्वायर योजना करके शुरुआत की गई थी, अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत की गई थी फूड कैटरिंग का बिजनेस करने के लिए। उद्योगिनी स्कीम सरकार ने चलाई थी, कौन सी स्कीम चलाई थी, उद्योगिनी स्कीम। अब इसमें मेंस में क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि वुमेन आर्थिक मतलब महिला आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में सरकार क्या प्रयास कर रही है, तो व्हाट आर द स्टेप टेकिंग बाय गवर्नमेंट टू एम्पावर वुमेन इन रूरल एरियाज स्पेशली।
तो ये इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं जहाँ पर आप बता सकते हैं कि भारत में अगर आप देखें 48% से ज़्यादा महिलाएं, 48% के आसपास वुमेन रेशियो है, और इसमें अगर इनको एम्पावर करते हैं तो भारत की इकोनॉमी बूम करेगी, है ना। और सरकारी कुछ स्कीम का एग्जाम्पल दे सकते हैं, फिर की फीचर्स में कुछ स्कीम बता सकते हैं, शी मार्ट के बारे में, स्टैंड अप इंडिया के बारे में, मुद्रा योजना के बारे में, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के बारे में, उद्योगिनी के बारे में। फिर चैलेंज भी बता सकते हैं कि हाँ अलग कुछ चैलेंजेज है, फंडिंग का इशू है, फंक्शनैलिटी का इशू है, माइंडसेट का इशू है। फिर आप वे फॉरवर्ड भी सजेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह का मेंस क्वेश्चन बन सकता है। प्रीलिम्स का भी एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ पर हम देखेंगे प्रीलिम्स के क्वेश्चन को। विद द रेफरेंस ऑफ शी मार्ट इनिशिएटिव कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। शी मार्ट पहल के बारे में आपको यहाँ पे बताना है। इट इज़ इम्प्लीमेंटेड अंडर द दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। क्या ये दीनदयाल अंत्योदय योजना डे एनआरएलएम के अंतर्गत कार्यान्वित की जाती है? पहला यहाँ पे बोला जा रहा है। दूसरा, द इनिशिएटिव एम टू इस्टेब्लिश कम्युनिटी ओन रिटेल आउटलेट्स। इसके पहल का उद्देश्य स्वयं सहायता समूहों द्वारा निर्मित उत्पादों के लिए सामुदायिक स्वामित्व वाले रिटेल आउटलेट्स बनाना। तीसरा, एमएसएमई मिनिस्ट्री इसका इम्प्लीमेंटेशन कर रही है। तो देखो मैंने आपको बताया ना कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट MORD, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इसका कर रही है। बाकी दोनों ही बात यहाँ पे करेक्ट है कि DA बाई NRLM है, इसके अंतर्गत ही अगर आप देखो कि ये जो स्कीम है ये कार्यान्वित की जा रही है। अब जो DA बाई NRLM क्या है, अगर आपने नहीं सुना होगा तो गरीबी को हटाने के लिए, गरीबी उन्मूलन के लिए एक सरकार ने योजना शुरू की थी। इसे दीनदयाल अंत्योदय योजना या नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन भी बोला जाता है। इसको लॉन्च किया गया था सन 2011 में। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंतर्गत काम करती है। इसका पुराना नाम स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना हुआ करता था। बाद में 2015 में इसका नाम बदल दिया गया है ना। और ग्रामीणों को सस्टेनेबल लाइवलीहुड देने के लिए है। अब ग्रामीण वर्ड आ जाता है, इसीलिए ग्रामीण में जब स्वयं सहायता जब सी ग्रुप की बात हो रही है, शी मार्ट की बात हो रही है, तो ये जो स्कीम है इसी के अंतर्गत यहाँ पे कार्यान्वित की जा रही है। ठीक है, तो इसका सही आंसर 1 और 2 हो जाएगा कंप्लीट। ये जो आर्टिकल है बात करेगा इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ इस बार जो मिला है 2026 का, उसके बारे में। साथ ही हम यहाँ पे क्या क्या देखेंगे, एक तो ये बुकर प्राइज़ होता क्या है, तो अबाउट बुकर प्राइज़ हम यहाँ पे समझेंगे। इसके अलावा हम यहाँ पर देखेंगे कि कब शुरुआत की गई थी, ये सारी बातें हम यहाँ पे देखेंगे कि फीचर्स क्या है, क्या क्या लाभ इससे मिलता है। साथ ही भारत में किन किन को मिला है, क्योंकि इस पे क्वेश्चंस ऑलरेडी कई गवर्नमेंट एग्जाम में आ चुका है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कौन कौन से बुक, कौन कौन से लिटरेचर पर बुकर प्राइज़ मिला है। तो ये सारी बातें हम यहाँ पर समझेंगे इस आर्टिकल में। ठीक है, तो ये आर्टिकल प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हमारा पूरा फोकस फैक्ट को रहेगा कि आप फैक्ट यहाँ पर समझे। तो एक बुक है, इस बुक को कहा जाता है ताइवान ट्रेवलॉग। जो ताइवान ट्रेवलॉग बुक है, जिसे किसने लिखा है, अगर आप देखो यांग शुंग जी के द्वारा लिखा गया है। और इसको ट्रांसलेट किया है लिन किंग ने इसे ट्रांसलेट किया है, और इसे इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2026 मिला है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई किस बुक को इनाम मिला है। अब ये है क्या, तो अगर आप देखोगे ये किस तरह का इनाम है, तो ये इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज एक लिटरेरी या साहित्यिक अवार्ड दिया जाता है, जिसे बुकर प्राइज़ कहा जाता है। साहित्यिक अवार्ड इसे माना जाता है, जिसे वार्षिक दिया जाता है, एनुअली इस अवार्ड को दिया जाता है। जिसको सबसे पहले इस्टेब्लिश किया गया था सन 2005 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज इसे कहा जाता था। ठीक है ना। अब इसमें अगर आप देखोगे क्या होता है, ये ऑनर करता है बेस्ट वर्क फॉर ट्रांसलेटेड फिक्शन पब्लिश इन इंग्लिश इन UK। ठीक है, तो ये बात आपके यहाँ पे याद रखनी है। तो इसमें मेन चीज़ आप क्या याद रखें, तो कब इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है ना, इस बार किस बुक को दिया गया तो ताइवान जो ट्रेवलॉग है इस बुक को यहाँ पर दिया गया है। तो ये चीज़ आप यहाँ पे याद रखेंगे। की फीचर्स अगर आप देखोगे, सेलिब्रेट बोथ ऑथर एंड ट्रांसलेटर, दोनों इसे सेलिब्रेट करते हैं। प्राइज मनी 50,000 यूरो मिलती है, आई थिंक यूरो का ही सिंबल है ये मिलती है। इक्वली शेयर की जाती है राइटर के बीच में और ट्रांसलेटर के बीच में, तो दोनों के लिए बेनिफिट होता है। लिंकिंग के लिए बेनिफिट है, जिन्होंने इसको ट्रांसलेट किया इंग्लिश में, और ताइवान ट्रेवलॉग यांग सुन जी के लिए भी ये उतनी ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, शॉर्टलिस्ट ऑथर ट्रांसलेटर रिसीव 2500, है ना, आई थिंक 5000 नहीं, ये 25,000 होगा। ठीक है, इनकरेज वाइडर रोड रीडरशिप ऑफ हाई क्वालिटी, तो ज़्यादा ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे आपको आ जाना है सीधा कि इंडिया के कौन कौन से विनर रहे हैं। तो इंडिया में टॉम्ब ऑफ सैंड ये बुक है, जिसको किसी लिखा था, गीतांजलि श्री ने लिखा था। इस बुक को यहाँ पे मैन बुकर प्राइज़ मिला था, और इसे डेजी रोकवेल ने ट्रांसलेट किया था। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। फर्स्ट हिंदी लैंग्वेज वर्क माना जाता है जिसे बुकर प्राइज़ मिला है। दूसरी इंपॉर्टेंट बुक है हार्ट लैम्प को किसने लिखा था, बानू मुश्ताक ने लिखा था। बानू मुश्ताक ने लिखा तो ट्रांसलेट किया था दीपा भस्ती ने।
तो ये फर्स्ट कन्नड़ लैंग्वेज बुक थी जिसे यह अवार्ड मिला। तो टॉम्ब ऑफ सैंड और हार्ट ऑफ लैम्प 2 बुक को यहाँ पर अगर आप देखोगे बुकर प्राइज़ ऑलरेडी मिल चुका है, इंटरनेशनल बुकर प्राइज़। तो ये तो बात हो गई भारत के संबंध में। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चंस कौन से पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखो कि इंटरनेशनल बुकर प्राइज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, आपको इस संबंध में आपको सही स्टेटमेंट बताना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इट अवार्ड एनुअली फॉर ट्रांसलेशन फिक्शन पब्लिश इन इंग्लिश, अंग्रेजी में जो प्रकाशित होती हैं बुक, ट्रांसलेट होती हैं, उनके लिए अवार्ड दिया जाता है। ये बात यहाँ पे करेक्ट है, पहला ऑप्शन, ये दूसरा, ये तीसरा है, ठीक है। दूसरा, द प्राइज मनी शेयर्ड इक्वली बिटवीन ऑथर एंड ट्रांसलेटर, ये बात भी करेक्ट है कि ऑथर और ट्रांसलेटर दोनों में क्या की जाती है, प्राइज मनी को बांटा जाता है। इसकी स्थापना 1950 में हुई थी, तो ये बात यहाँ पे गलत है। हमने यहाँ पर देखा कि इसकी स्थापना कब हुई थी, आई थिंक मैंने बताया 2005 में हुई थी, ठीक है। तो 2005 में मैन बुकर प्राइज़ को इस्टेब्लिश किया गया था। पहले इसे मैन बुकर प्राइज़ कहा जाता था, बाद में इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ इसको बोला जाने लगा, ठीक है। ये पहला और दूसरा इसका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन किसको लेके यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अगला क्वेश्चन है विद द रेफरेंस ऑफ ट्रैकिशियम लारेमैग्नीशाई कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब ये है क्या, हम यहाँ पे देखेंगे समझेंगे। ये है कि अगर मैं बात करूँ तो साइंटिस्ट ने एक रिसेंटली आइडेंटिफाई की है नई स्पीसीज, किसकी, स्नेक की, किसकी, सांप की प्रजाति खोजी है जिसको नाम उन्होंने दिया है ट्रैकेशियम लारेस्मगाई, ठीक है ना। ये कहाँ पे खोजा है, मिजोरम में। तो इंडिया और म्यांमार के बॉर्डर के पास मिजोरम में इसकी खोज की गई है। ये बात आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। अब ये कहाँ पे की गई है, तो मर्लेन नेशनल पार्क में की गई है, ठीक है। मर्लेन नेशनल पार्क में, ठीक है, नेशनल पार्क में की गई, ठीक। चलिए अब हम देख लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। इट इज न्यूली डिस्कवर्ड स्पीसीज ऑफ बरोविंग स्नेक, ये बात यहाँ पे करेक्ट है। बरोविंग स्नेक भी बिल बनाने वाले सांप की एक नई प्रजाति है। इसे मिजोरम के मुरलेन राष्ट्रीय पार्क में खोजा गया, ये भी आप याद रखिए। मुरलेन राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे है, मिजोरम में है, ठीक है। तो ये बात भी यहाँ पे करेक्ट है। अब जो मुरलेन राष्ट्रीय पार्क है ये कहाँ पे, मिजो जो हिल है ना मिजोरम में, वहाँ पे आपको मिलेगा। और पटकाई रेंज का पार्ट है, पटकाई जो श्रृंखला है उसका ईस्टर्न हिमालय का जो पार्ट है वहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये नॉर्थ ईस्ट का मैप अगर आपने बना रखा होगा, देखा होगा, तो यहाँ पे इस रेंज का पार्ट यहाँ पे आपको देखने को, सॉरी यहाँ पे और नीचे देखने को मिलेगा, ठीक है। अब अगर आप देखें तीसरा ऑप्शन कि मुरलेन वेस्टर्न घाट, तो ये तो इनकरेक्ट ही हो जाता है। ये तो नॉर्थ ईस्ट एरिया का है, तो वेस्टर्न घाट तो आ ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये बात आपको यहाँ पे थोड़ा सा याद रखनी है। 1 और 2 इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा। पूछा जाए क्या है, तो ये सांप की प्रजाति है, मिजोरम के मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान में खोजा गया। मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान के बारे में क्वेश्चन आ सकता है, कहाँ पे है, तो मिजोरम में है, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी किए और अगला टॉपिक यहाँ पे समझते हैं किसके बारे में, आयुष अनुदान पोर्टल के बारे में है। आयुष अनुदान विद द रेफरेंस ऑफ आयुष अनुदान पोर्टल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आयुष अनुदान पोर्टल के बारे में आपको निम्नलिखित कथनों के बारे में विचार करना है। न्यूज में क्यों था कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स फॉर मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने अभी रिसेंटली लॉन्च किया है आयुष अनुदान पोर्टल, जिससे इम्प्रूव होगी ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता है बेहतर होगी, मैनेजमेंट सिस्टम बेहतर होगा आयुष स्कीम के अंतर्गत, ठीक है ना। इसे किसने बनाया, तो आयुष मंत्रालय ने आयुष अनुदान पोर्टल को बनाया है, ठीक है ना। ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब अगर हम देखें इसके संबंध में, तो इट हैज़ बीन डेवलप्ड अंडर द आयुष ग्रिड इनिशिएटिव, आयुष ग्रिड पहल के अंतर्गत इसे लॉन्च किया गया है। ये बात यहाँ पे करेक्ट है। इट इज़ डिजाइन बाय डिजिटल सबमिशन मॉनिटरिंग फंडिंग प्रपोजल अंडर द सेंट्रल सेक्टर स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। आयुष मंत्रालय के अंतर्गत जो केंद्र क्षेत्रीय योजना के अंतर्गत फाइनेंसिंग जिनको की जाती है उनको डिजिटली प्रेजेंट किया जाएगा, मॉनिटरिंग की जाएगी, ये बात भी करेक्ट है। तीसरा, इट फंक्शन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, तो ये बात यहाँ पे इनकरेक्ट है। आयुष मंत्रालय के अंतर्गत ये काम करेगी। 1, 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन किसके बारे में हम यहाँ पे देखें, तो अगला जो टॉपिक है वो है पीएम श्री योजना के बारे में। पीएम श्री योजना को लेके हम यहाँ पे प्रश्न को भी टैकल करेंगे, साथ ही हम बात करेंगे आखिर पीएम श्री योजना है क्या। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने रिसेंटली साइन किया है एक MOU। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन शिक्षा मंत्रालय ने एक MOU साइन किया है वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट के साथ कि वहाँ पर पीएम श्री स्कूल इनिशिएटिव को लॉन्च किया जाएगा। अब पीएम श्री जो स्टैंड करती है प्रधानमंत्री स्कूल
फॉर राइजिंग इंडिया। अब ये एक तरह का सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मतलब इसमें केंद्र सरकार भी पैसा लगाती है, राज्य सरकार भी पैसा लगाती है। इसका पर्पज़ क्या है कि 14,500 से ज़्यादा मॉडल स्कूल डेवलप करना पूरे भारत में, जिससे जो नेशनल एजुकेशन जो पॉलिसी है उसमें भी ये लक्ष्य लिया गया, उसको भी सरोकार किया जा सके। ठीक है ना, तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर एनहांसमेंट होगा, टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन किया जाएगा, स्कूल की क्वालिटी बेहतर की जाएगी। और फंडिंग पैटर्न अगर आप देखोगे तो 60, 40, 90:10 और 100% किसके क्षेत्र में, सेंट्रल फंडिंग करता है यूटी के मामले में, है ना। तो जैसे लद्दाख का है तो वहाँ पे 100% फंडिंग करता है, बाकी जगह पे 60-40 और 90-10 का रेशियो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए अब अगर मैं बात करूँ कि इसके संबंध में इसका सही आंसर कौन सा होगा, तो ऑप्शन देख लेते हैं। इट एम टू डेवलप 40,500 मॉडल स्कूल अक्रॉस इंडिया, ये बात यहाँ पे करेक्ट है। दूसरा, इट इम्प्लीमेंटेड इन लाइन विद द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, यह योजना राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप लागू की जा रही है। तीसरा, यह यूनियन टेरिटरी विदाउट लेजिस्लेटर 60-40 का रेशियो है। देखिए ऐसे विधानमंडल ना जहाँ पे ऐसी यूटी जहाँ पे विधानमंडल नहीं है, लेजिस्लेचर, वहाँ पे 100% फंडिंग कर रहा है केंद्र सरकार। 1-2 करेक्ट हो जाएगा, लास्ट ऑप्शन यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगला टॉपिक किसके बारे में यहाँ पे अगर आप देखोगे, अगला टॉपिक है मतुआ कम्युनिटी को लेके। किसको लेके, मतुआ कम्युनिटी को लेके। विद द रेफरेंस ऑफ मतुआ कम्युनिटी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब ये क्या न्यूज़ में थी मतुआ कम्युनिटी, तो कई जो मेंबर मतुआ कम्युनिटी के जो माइग्रेट करके आए हैं बांग्लादेश से भारत अलग अलग टाइम पे, ठीक। अब उनके पास सफिशिएंट डॉक्यूमेंट नहीं है सिटीजनशिप को लेके, क्योंकि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो CA 2019 के में आया, उसके अकॉर्डिंग जो नागरिकता साबित करने के लिए डॉक्यूमेंट उनके पास नहीं है। तो मतुआ कम्युनिटी एक हिंदू कम्युनिटी मानी जाती है जो बांग्लादेश में निवास करती है। ठीक है, अब उसके पास अगर आप देखोगे तो सोशियल रिलीजियस, तो वहाँ पे वो थे ही, क्या नाम है, अल्पसंख्यक तो थे ही वहाँ पे। अब अल्पसंख्यक थे, वो यहाँ से भारत आए, लेकिन भारत में ही पर्याप्त डॉक्यूमेंट नहीं हो पा रहे थे, इससे समस्या देखने को यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखना है मतुआ कम्युनिटी के बारे में। अब ऑप्शन यहाँ पे है कि मतुआ मूवमेंट वाज फाउंडेड बाई हरिचंद्र ठाकुर। मतुआ मूवमेंट को हरिचंद्र ठाकुर ने इसे फाउंड किया था, ये बात यहाँ पे बोली जा रही है। दूसरा, यह समुदाय नमशूद्र जाति से संबंधित है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है कि मतुआ सेक्ट स्ट्रांगली फॉलो इलेबोरेट वैदिक रिचुअल कास्ट हायरार्की। मतुआ कम्युनिटी कास्ट हायरार्की को फॉलो करते ये यहाँ पे बोला जाता है। तो मोनोथीस्ट कल्चर है यहाँ पे, अगर देखोगे इट डज नॉट फॉलो इलेबोरेट वैदिक रिचुअल को फॉलो नहीं करते, है ना। तो ये तीसरा ऑप्शन यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा, 1-2 ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, नेशनल वन हेल्थ मिशन के बारे में। विद द रेफरेंस ऑफ नेशनल वन हेल्थ मिशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इट अडॉप्ट एन इंटीग्रेटेड अप्रोच कनेक्टिंग ह्यूमन, एनिमल एंड एनवायरमेंट हेल्थ सेक्टर। यह मानव, पशु, पर्यावरणीय स्वास्थ्य को जोड़ने वाली इंटीग्रेटेड अप्रोच को अपनाता है। नेशनल हेल्थ मिशन, देखिए 5th मीटिंग अभी हो रही है किसकी, साइंटिफिक स्टीयरिंग कमेटी है जो उसकी नेशनल वन हेल्थ मिशन के अंतर्गत। अब ये नेशनल वन हेल्थ मिशन जो है उसको 2024 में लॉन्च किया गया था। इसका पर्पज़ ये था कि हम क्या करेंगे, हेल्थ को हम मल्टी डिसिप्लिनरी देखेंगे। ह्यूमन हेल्थ को, मतलब ऐसे सर्कल बना लो, ह्यूमन हेल्थ को यहाँ पे जोड़ के देखेंगे एनिमल हेल्थ के साथ, एनवायरनमेंट हेल्थ के साथ, तो वन हेल्थ ये कहला जाएगी, वन हेल्थ अप्रोच कहला जाएगी। जिसका पर्पज़ क्या होगा, सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड है, जिससे पैंडमिक वगैरह के लिए हम प्रिपेयर्ड रहें, डिसीज़ को लेकर हम लोग प्रिपेयर्ड रह पाएँ, ये सारा पर्पज़ यहाँ पे था। और नोडल एजेंसी इसमें काम करती है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल एंड रिसर्च। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब अगर हम यहाँ पर देखें ऑप्शन, तो पहला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, द इंडिया काउंसिल ऑफ मेडिकल एंड रिसर्च ICMR इज नोडल एजेंसी, ये भी करेक्ट, मैंने आपको बताया कि ICMR इसकी नोडल एजेंसी है। तीसरा, द मिशन इज इम्प्लीमेंटेड एक्सक्लूसिवली बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के द्वारा नहीं इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। किस मंत्रालय के द्वारा इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, जो नेशनल वन हेल्थ मिशन है, इसको आपको कमेंट्स करके आपको बताना है। तो 1-2 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसका एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी आपको किसी फाइल में मिल जाएगा, है ना, तो आपको आंसर ढूंढने की जरूरत नहीं, यहाँ पे आपको ऑलरेडी मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको देख के बताना है कि किस मंत्रालय के द्वारा इसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विद द रेफरेंस ऑफ पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी इंटरनेशनल कंसर्न PHEIC कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अंतर्राष्ट्रीय चिंता की सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थिति के संबंध में आपको बताना है। इट इज़ हाईएस्ट लेवल ऑफ ग्लोबल हेल्थ अलर्ट इशू बाय WHO के द्वारा इशू किया गया सबसे बड़ा मतलब कि स्थिति है। दूसरा, PHIC डिक्लेरेशन आर गवर्न अंडर द इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन, इसकी घोषणा अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियमन के अंतर्गत की जाती है।
तीसरा APHIC कैन ओनली बी डिक्लेयर्ड फॉर इन्फेक्टियस डिसीज आउटब्रेक, APHIC केवल संक्रामक रोगों के प्रकोप के लिए की जाती है। अब देखो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली डिक्लेयर किया है ऑनगोइंग इबोला जो आउटब्रेक हुआ उसके संबंध में, ठीक है ना, PHEIC इशू किया WHO ने, ठीक है ना। तो ये बात है यहाँ पे। अब ये फॉर्मल इमरजेंसी डिक्लेरेशन इशू कहलाता है WHO के द्वारा, कि मतलब औपचारिक रूप से घोषणा कर दी गई है सीरियस ग्लोबल पब्लिक हेल्थ थ्रेट है क्या, इबोला जो है। तो इस वजह से यहाँ पे अगर आप देखो WHO ने ये चीज़ें इशू की है, ठीक। अब ये क्यों इशू किया था कि एक इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन बनाया गया था, इसे वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ने 1969 में अडॉप्ट किया था, जिसका पर्पज़ ये था कि जब कोई ऐसा डिसीज एक सामने आए जो क्रॉस बॉर्डर चैलेंज क्रिएट कर सकता है, तो उसके संबंध में हम लोग क्या करेंगे, PHIR को घोषणा करेंगे। तो ये इंटरनेशनल जो हेल्थ रेगुलेशन है ना, उसके संबंध में इसको बनाया गया था, ठीक है। बाद में इसको जो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली है उसके द्वारा अपडेट भी किया था 2005 में, ठीक। अब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो सही आंसर इसका हो जाएगा 1 2 सही आंसर हो जाएगा। तीसरा जो ऑप्शन यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक। केवल संक्रामक रोगों में नहीं होता, बल्कि अगर आप देखो केमिकल रेडियो एक्टिव कोई ऐसा समस्या निकल के सामने आती है, तो उसके संबंध में भी अगर आप देखोगे ये चीज़ें इशू होता है PHEIC, ठीक। तो 1 2 आपके सामने एक आर्टिकल दिख रहा है जिसमें बात की जा रही है कि यूनियन होम मिनिस्टर ने अमित शाह ने चेयर की है 26 सेंट्रल जोनल काउंसिल, कहाँ पे, बस्तर में। बस्तर का नाम आपने सुना होगा। बस्तर ऐसा रीजन है जो नक्सलियों का गढ़ माना जाता था, और गृह मंत्री ने ये घोषणा की थी कि हम जल्द से जल्द भारत को नक्सल फ्री बना देंगे। और ये कहीं ना कहीं इस बात का प्रमाण है कि ये इतनी बड़ी बैठक अगर आप देखोगे, गृह मंत्री लेवल के जो मिनिस्टर है वहाँ पर गए, वहाँ पर उन्होंने अच्छे से मीटिंग कंडक्ट की, कोई दुर्घटना नहीं हुई, और इससे ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे तो भारत में नक्सल का सफाया होता हुआ दिख रहा है। अब बस्तर भी कहीं ना कहीं अगर आप देखो नक्सल फ्री स्टेट डिक्लेयर कर दिया गया है। तो यहाँ पे 2-3 चीज़ें कॉन्सेप्ट निकल के सामने आते हैं। तो पहला निकल के सामने आता है कि ये जोनल काउंसिल क्या होती है, दूसरा आता है नक्सलिज्म को लेके क्या इशू है प्रेजेंट में, है ना। इन दोनों एस्पेक्ट्स को यहाँ पे हम देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं, बात कर लेते हैं थोड़ा सा नक्सलिज्म के संबंध में कुछ एक्सपेक्ट की। तो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म जिसे कहा जाता है, जिसका ओरिजिन 1967 में देखा गया था नक्सलवाड़ी मूवमेंट के दौरान, कहाँ पे, वेस्ट बंगाल में। तो यहाँ पे ये जो आंदोलन था किसानों का जमींदारों के खिलाफ एक आंदोलन था, अगर आप देखोगे ओवरऑल ये था। बाद में इसको बढ़ावा मिला, जो लेफ्ट पार्टी हुआ करती थी, वामपंथ हुआ करता था, उसकी तरफ से कहीं ना कहीं सपोर्ट मिला, और इसकी वजह से नक्सलिज्म का जो प्रभाव है बढ़ता गया। और बढ़ते बढ़ते अगर आप देखोगे तो यहाँ पे पशुपति से तिरुपति तक, मतलब आंध्र प्रदेश से लेके जो ये नेपाल तक का पूरा रीजन है, इस पूरे रीजन में नक्सलिज्म का विस्तार आपको देखने को मिलेगा। और इसे पूरा रेड कॉरिडोर बोला जाता था। क्या बोला जाता था, रेड कॉरिडोर या लाल गलियारा कहा जाता था। हैवी नक्सलिज्म या छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, बिहार, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के भी कुछ क्षेत्रों में आपको देखने को मिलता था। और बहुत सारी दुर्घटनाएं, बहुत बड़े बड़े लेवल पर मंत्री या नेताओं की हत्याएं भी हुई इस दौरान। तो ये सारा इशू था। अब इसके कारण क्या था, तो मैसिव ट्राइबल का जो ट्राइबल पॉपुलेशन इसमें जुड़ गई, उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा था। वन कानून ऐसे हो गए थे कि जो उद्योगपतियों के खिलाफ जो ट्राइबल मूवमेंट बढ़ते जा रहे थे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी, पॉवर्टी वगैरह तो थी ही, गरीबी तो थी ही, और जो मुआवजा भी मिलता था लोगों तक नहीं पहुंच पाता था, ट्राइबल के राइट्स प्रॉपर नहीं थे। तो ये सारे इशू हुआ करते थे। हालांकि सरकार ने नए फॉरेस्ट लॉ लाया, उसमें ट्राइबल्स को बहुत सारे राइट्स भी दिए, खासतौर पर जो फॉरेस्ट राइट दिए। जैसे बांस को अगर सरकार ने बाहर कर दिया कि बांस पेड़ पौधे में नहीं आएगा, झाड़ियों में आएगा, तो उसको वो कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें वो बिन के बेच सकते हैं जंगल से सामान, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें सरकार ने की। साथ ही सरकार ने समाधान इनिशिएटिव लॉन्च किया 2015 में। समाधान मतलब क्या, स्मार्ट लीडरशिप, एग्रेसिव मोटिवेशन, एक्शनेबल डैशबोर्ड। तो मतलब ये पर्पज़ क्या था समाधान पोर्टल का, इसका पर्पज़ ये था समाधान डॉक्ट्रिन का, कि नक्सलिज्म को हम समाप्त करेंगे। जो लोग हैं जो नक्सल में कन्वर्ट हो चुके हैं उनको क्या करेंगे, हम रिहेबिलिटेट करेंगे उनको। ऑपरेशन ग्रीन हैंड लॉन्च किया गया, ऑपरेशन ग्रे हाउंड लॉन्च किया गया, बस्तरिया बटालियन बनाएगी। तो दोनों चीज़ अपनाएगी, मतलब साम दाम दंड भेद चारों रणनीति सरकार ने अपना। नक्सलिज्म कहीं ना कहीं सफाया आपको देखने को मिला। इसके संबंध में बंदोपाध्याय कमेटी भी 2006 में बनाई गई थी। तो ये नक्सलिज्म के संबंध में था। और इसमें मेंस में क्वेश्चन बने हैं, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मेंस में यूपीएससी ने इस पर क्वेश्चन बनाया है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का 3 बार। तो इस क्वेश्चन को भी आपको प्रैक्टिस करना है। एक डिटेल वीडियो भी मेरे नक्सलिज्म के बारे में यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे आपको क्या जानकारी मिलेगी कि भाई जो नक्सलिज्म था ये क्या इशू था। जब अमित शाह आए तो उन्होंने पहले ही घोषणा कर दी थी कि हम भारत को नक्सल फ्री बनाएंगे, और लगातार उसकी दिशा में काम भी किया। तो ये
फैक्ट और ये जो PDF है आपके लिए सफिशिएंट है, मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे दूँगा, वहाँ से आप ले लीजिएगा और ये प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे सॉल्व करना है। तो ये बात हो गई किसके बारे में, नक्सलिज्म के बारे में। अब यहाँ पे एक चीज़ और आती है क्या कि जो जोनल काउंसिल उसके बारे में देखो तो स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 बनाया गया था, जिसका पर्पज क्या था, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ावा देना, इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन बेहतर रहे। और अगर आप देखोगे 5 जोनल काउंसिल बनाए गए थे, अगर आप देखोगे नॉर्दर्न जोनल काउंसिल, सेंट्रल है, वेस्टर्न है, सदर्न है, ईस्टर्न है और नॉर्थ ईस्टर्न है। तो अगर आप देखो 6 जोनल काउंसिल वर्तमान में है, पहले 5 बनाई गई थी और बाद में 6ठी जोनल काउंसिल बनाई जाती है, जिसको चेयर किया जाता है किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा या होम गृह मंत्री के द्वारा इसको चेयर किया जाता है। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है, किसका संबंध, जोनल काउंसिल के संबंध में। कौन कौन सी जोनल काउंसिल में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं वो यहाँ पे आपको स्क्रीन में ऑलरेडी दिख रहा है कि नॉर्दर्न जो जोनल काउंसिल में कौन कौन से राज्य जाते हैं, सेंट्रल में कौन कौन से आ रहे हैं, ईस्टर्न में आ रहे हैं, वेस्टर्न में आ रहे हैं, सदर्न में है। तो जिस भी स्टेट के आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हो तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपका जो राज्य है किस जोनल काउंसिल का पार्ट यहाँ पे माना जाता है। कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, इसको एक्ट के माध्यम से बनाया गया था, तो ये बात भी आपको यहाँ पे याद रखना है। जोनल काउंसिल के संबंध में चेयर कौन करते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। एक तरह की स्टैचुरी बॉडी है, 1956 में इसको बनाया गया था। बाद में नॉर्थ ईस्ट जो काउंसिल उसको 1971 में बनाया गया और 2002 में अमेंडमेंट भी किया गया, इसमें कुछ रीजन को शामिल किया गया। ठीक है, तो ये बात हो जाती है किसके बारे में, नॉर्थ ईस्ट काउंसिल के बारे में। से 2002 में बनाया, पहले 1971 बनाया गया, बाद में 2002 में इसमें अमेंडमेंट भी किया गया। अब अगर आप देखोगे इसका पर्पज़ क्या होता है कि एक तरह की एडवाइजरी बॉडी है, कहाँ कहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है नहीं हो रहा है, तो ये जब जोनल काउंसिल बैठती है तो वहाँ पे बातें होती, सारी चर्चाएं होती हैं, जिससे कलेक्टिव जो ग्रोथ है पूरे देश की हो सके, कलेक्टिव डेवलपमेंट हो सके, ये पूरा पर्पज़ रहता है। ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पे जोनल काउंसिल के संबंध में याद रखनी है। ठीक, अब आइए इसके संबंध में प्रैक्टिस क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन यहाँ पे बात कर रहा है कि इसके बारे में कि जोनल काउंसिल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जोनल काउंसिल वर इस्टेब्लिश अंडर द स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के एक्ट के अंतर्गत इसको इस्टेब्लिश किया गया था। प्रधानमंत्री इसके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। तीसरा, जोनल काउंसिल आर स्टैचुरी बॉडी एम्ड प्रमोटिंग कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ये एक कोऑपरेटिव बॉडी है जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ावा देती है। ये बात यहाँ पे करेक्ट है कि राज्य और केंद्र के बीच जो संबंध है वो बेहतर बने रहे, इसलिए जोनल काउंसिल इसको बढ़ावा देती है। तो तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट है, पहला करेक्ट है। दूसरा इनकरेक्ट है क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स या गृह मंत्री अगर आप देखें, होम मिनिस्टर इसको चेयर करते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिले, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंडिया नॉर्डिक समिट। भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन के बारे में आपको यहाँ पे बात करना है कि द समिट इंक्लूड इंडिया एंड 5 नॉर्डिक कंट्रीज। ये शिखर सम्मेलन भारत व 5 नॉर्डिक देशों में शामिल है। इसमें कल हमने डिटेल में देखा है पूरा नॉर्डिक कंट्रीज के बारे में, तो कल का आर्टिकल आपको यहाँ पे देखना है, आज इसे आपको सॉल्व करना है। फिनलैंड इज द मेंबर ऑफ यूरोपियन यूनियन एंड नाटो। फिनलैंड यूरोपियन यूनियन और नाटो दोनों का मेंबर है। इंडिया नॉर्डिक समिट प्राइमरली फोकस कर रहा है डिफेंस कोऑपरेशन पर, केवल डिफेंस कोऑपरेशन पर। ठीक है, तो ये तो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 1 2 करेक्ट हो जाएगा। और डिटेल इसके बारे में नॉर्डिक के बारे में मैंने अलग से वीडियो भी बना रखा है, नहीं तो आप कल का वीडियो आप देखें, 19 मई का वीडियो आप देख लीजिए, पूरा डिटेल मैंने यहाँ पे इसमें एनालिसिस किया है। तो आज के डिस्कशन